हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो फरवरी के महीने में अपर पीसीएस का मेंस देने जा रहे हैं। हमारे एक बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं लेफ्टिनेंट सुयाल जी, उन्होंने कहा था कि आप एक वीडियो बनाइए जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके कवर हो जाएं, ताकि आपको अंतिम समय में रिवीजन करने में आसानी हो। और मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप एक वीडियो मेरा देखते हैं तो उसमें से कम 30 to 40% या कभी कभी 50% तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग पिछले साल के पेपर्स देखेंगे, वर्तमान ट्रेंड को समझेंगे और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी लिस्ट मैं आपको एक दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। और वही प्रश्न आपको पढ़ने हैं। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है अभी तक, केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़कर भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम में। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, तो इस बार आपका आज हम लोग पहला पेपर कवर करेंगे, यानी कि सामान्य अध्ययन का पहला पेपर है, जीएस का पहला पेपर है, जिसमें आपका ज्योग्राफी आती है। इसमें आपके हिस्ट्री नहीं आती क्योंकि हिस्ट्री इस बार हटा दी गई है, उसकी जगह आर्ट एंड कल्चर आता है। इसके अलावा आपका आधुनिक भारत आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, एनिशिएंट और मिडिवल हटा दी गई है। इसके साथ ही सोसाइटी आती है। तो 5 चीज़ें इसमें आपकी आने वाली हैं। पहला वाला जो टॉपिक है उसको आप लोग देखिएगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू, यानी कि कला के रूप पूछे हैं। अब जब ये कला के रूप कह रहा है तो इसका मतलब है कि ये बहुत ब्रॉड टर्म हो गया। कला के रूप ना कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और आधुनिक समय तक कह रहा है, प्राचीन काल से। प्राचीन काल यानी कि हमारे यहाँ पे स्टार्ट होता है लगभग आज से 5,000 साल पहले से आज तक के काल को हम प्राचीन काल ही कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है कि आएगा क्या, लेकिन इसने 2 टर्म दिए हैं यहाँ पे। एक दिया है साहित्य, एक दिया है वास्तुकला, यानी कि इसका मेन फोकस जो होगा वो होगा आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर में। इसका मेन फोकस होगा। तो आपको आर्किटेक्चर और लिटरेचर वाले पोर्शन को सही से पढ़ लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन कौन से इससे क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला है ऋग्वेद वाला, यानी कि वैदिक काल को पढ़ लीजिएगा। वैदिक काल क्यों महत्वपूर्ण है? वैदिक काल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपीएससी ने 2023-2024 में ये पूछा है। यूपी पीसीएस ने पिछली बार ये इससे एक प्रश्न दिया है। ठीक है, प्रश्न क्या दिए थे? प्रश्न पहला था कि ऋग्वैदिक काल में पहले और उसके बाद जो उत्तर ऋग्वैदिक काल आया उसमें समाज में क्या परिवर्तन हुए, साहित्य में क्या परिवर्तन हुआ, उसके बारे में लिखिए। एक प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न ये था कि जो वैदिक काल में चली आ रही परंपराएं थी, क्या हम उनका आज भी पालन करते हैं? यानी कि वैदिक काल का लिटरेचर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि उस लिटरेचर के बारे में क्या दिया हुआ है। ठीक है, उस समय की तकनीक, लिटरेचर, समाज को थोड़ा सा देख लीजिएगा। वहां से लिटरेचर के बारे में प्रश्न आपसे कर सकता है और मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको हम रखेंगे। ठीक है, बताता जाऊंगा मैं कौन बहुत महत्वपूर्ण है और कौन कम महत्वपूर्ण। तो बहुत महत्वपूर्ण की श्रेणी में आता है। मौर्य काल की वास्तुकला से प्रश्न आपके लगातार पूछे जाते हैं। ये टॉपिक हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है। आप जानते हैं अशोक के स्तंभ बनाए गए थे अशोक के द्वारा। इसके अलावा उस समय में कुछ स्तूप भी बनाए गए थे। माना जाता है स्तूप उसके बाद बने थे, उस समय बने थे। और उसके बाद, उससे पहले भी, मौर्य काल से पहले भी स्तूपास थे, बट उसके बाद भी स्तूप बने हैं। कुछ गुफाएं उसमें बनी हैं। तो थोड़ा सा मौर्य काल को पढ़ लीजिएगा। मौर्य काल में कुल मिलाकर मेरे ख्याल में 4-5 क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, अगर बहुत डिटेल में हम जाएंगे। लेकिन आप मोटा मोटा भी पढ़ोगे, उसके स्तंभ पढ़ लिया आपने, उसकी गुफाएं पढ़ ली, थोड़ा बहुत आपने देख लिया, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका मौर्य काल कंप्लीट कर लीजिएगा। सिंधु कला से केवल इनका अर्बन प्लानिंग पढ़िएगा। अर्बन प्लानिंग एक बार देख लीजिएगा, वही था कि जो सड़कें थी वो एक दूसरे काटती थी। ठीक है, इस तरह का आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, मे बी वर्तमान से जोड़ते हुए कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो सिंधु कला को आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन इससे पूरा बन सकता है कि सिंधु समाज में, या जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो समाज था, उस समाज में क्या थे कला के विभिन्न रूप। ये प्रश्न एक इससे बन सकता है, तो आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, यानी कि आपका जो मौर्य वाला क्वेश्चन है और सिंधु वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे आते हैं। ये जो प्रश्न है, यानी कि 4 और 5, ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। इस बार के लिए देख लीजिएगा। इस बार के लिए इस प्रश्न को मिस करके मत जाना, जो ये मंदिर वाला प्रश्न है। क्यों? क्योंकि राम मंदिर का बहुत हल्ला था। भारत में जगह जगह खुदाई हो रही है मंदिरों की, नए मंदिर निकल रहे हैं। मंदिर कला को लेकर बहुत विवाद हो रहा है। शंकराचार्य ने भी कुछ कहा, बाकी नेता जो हैं आए दिन कुछ ना कुछ कहते जाते हैं। तो मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। मे भी आपका साउथ इंडिया के मंदिर पूछ सकता है, जिसमें
चोल वास्तुकला है। चोलों ने, आपको पता है कि नटराज की मूर्तियां बनाई थी। चोल जो थे उनका आर्किटेक्चर बहुत उन्नत था, तो मे भी चोल वास्तुकला से कोई प्रश्न आ सकता है, क्योंकि चोल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी ने पूछा हुआ है और ये लोग यूपीएससी को कॉपी करते हैं, तो चोल से प्रश्न आपका बन सकता है। गुप्त काल मंदिर निर्माण शैली पढ़ लीजिएगा, तीनों शैलियां आप लोग पढ़ लीजिएगा, बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आने की बहुत प्रबल उम्मीदें हैं। तो ये दो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग ने केवल 5 टॉपिक पढ़ने हैं। अगर एनिशिएंट हिस्ट्री यानी कि आपका, सॉरी एनिशिएंट हिस्ट्री नहीं रही इस बार, तो ये आपका कल्चर हो गया। अगर कल्चर में आपने 5 चीजें पढ़ ली तो आपका काम चल जाएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में 3 टॉपिक इसने दिए हैं, यानी कि 3 टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के इसने दिए हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या आ सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या ये पूछ सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में पहला वाला पोर्शन जो है इसका, ठीक, उसमें आपने क्या है 1857 की क्रांति को पढ़ लीजिएगा। कारण क्या थे, इसका प्रभाव क्या पड़ा, 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, इसको एक बार देख लीजिएगा। बिरसा मुंडा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला 1857 की क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिरसा मुंडा जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिरसा मुंडा पे बहुत राजनीति हुई। अगर इस बार ये बिहार का या यूपी का पीसीएस हो रहा होता तब मैं कहता कि 100% आ सकता है, बट उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड में आदिवासी इलाका उतना है नहीं, तो बिरसा मुंडा के ऊपर उतनी राजनीति भी यहाँ पे नहीं होती। बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिरसा मुंडा को पढ़ लीजिएगा। आप जानते हैं कि आदिवासी जो दिवस है वो भी इनके नाम पर बनाया जाता है, और इनको शायद अभी कितने 125 साल या कितने साल जो है वो हुए थे, तो इस कारण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है जो हमेशा से पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, कि कैसे अंग्रेजों ने भारत के व्यापार को समाप्त किया है, यानी कि जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ वाला है उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत के व्यापार को कैसे समाप्त किया, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि उस समय में किस प्रकार से व्यापार चलता था, क्या क्या असर हुआ अंग्रेजों का यहाँ आने के बाद, यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे, जो छोटा सेक्टर था वो सेक्टर कैसे बर्बाद हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो 3 प्रश्न मैं आपको यहाँ से भी दे रहा हूँ, यानी कि 18वीं शताब्दी से लेकर लगभग सन 1900 के बीच का जो टाइम है उसमें जो है ये 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। आगे देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा गांधी है, मतलब गांधी को अगर कांग्रेस को छोड़ दे तो मॉडर्न हिस्ट्री में और कुछ है नहीं, तो गांधी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1900 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आते हैं गांधी जी। पहला क्वेश्चन जो आ सकता है वो आएगा आपका 1942 यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था उसके कारणों के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, यूपीएससी ने इस बार ये पूछा था, ठीक है। और वैसे भी ये क्वेश्चन आपका आने की संभावना है। दूसरा है अवज्ञा आंदोलन, यानी ये दोनों ही आंदोलन आ सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आ सकता है, ठीक है। और दूसरा आपका क्विट इंडिया मूवमेंट भी आ सकता है, यानी कि भारत छोड़ो मूवमेंट आ सकता है, और सिविल जो आपका डिसओबे, ठीक है, अवज्ञा कहते हैं, डिसओबे कहते हैं, जो डिसओबे मूवमेंट था, सिविल डिसओबे मूवमेंट था, वो भी आपका आ सकता है। चित्तरंजन दास इंपॉर्टेंट है इस बार। चित्तरंजन दास जी को मृत्यु हुए 100 साल पूरे हो चुके हैं। बंगाल सरकार कुछ इसमें प्रोग्राम भी रख रही है। चित्तरंजन दास इंपॉर्टेंट है। पिछली बार मैंने कहा था कि आपके तिलक आएंगे, और तिलक आपके आए थे। सभी ने, जिनने पेपर जवन ने देखा होगा, तिलक आए थे, डायरेक्टली नहीं आए थे, डायरेक्टली आए थे। उनके मेरे ख्याल में जो गीता पर टीका लिखी थी उसके बारे में कोई प्रश्न उनका आया था, ठीक है। तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट आपकी चित्तरंजन दास है, बाबू चित्तरंजन दास को पढ़ के जाइएगा। गांधी और पटेल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। गांधी इंपॉर्टेंट होते ही आपको पता है, गांधी को अलग अलग लोगों के साथ दिया जाता है, यूपीएससी तो देता है। टैगोर के साथ गांधी को दे दिया कि टैगोर और गांधी में क्या अंतर है, सुभाष के साथ गांधी और सुभाष में क्या अंतर है। एक क्वेश्चन आया था कि अगर गांधी नहीं होते तो भारत की आज़ादी में क्या असर पड़ता, आदि आदि क्वेश्चन आपके आते हैं। तो गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आ गए तो ठीक है, वरना एथिक्स तो एथिक्स में तो डाल ही देना गांधी को। तो गांधी को पढ़ लेना, पटेल को भी पढ़ सकते हो। इस बार के लिए पटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। पटेल पे बहुत राजनीति हुई, पटेल का नाम बहुत अखबारों में आया, पटेल के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, आरएसएस पे बैन लगाया कांग्रेस ने, ये कहा। और उसके बाद जो बीजेपी थी वो कहती थी कि ये जो थे ये कांग्रेस से खुश नहीं थे, इनके और नेहरू जी के बीच में विवाद थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। और पटेल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है एकीकरण, यानी कि यूनिफिकेशन, एकीकरण, ठीक है। एकीकरण का एक टॉपिक दिया गया है कि भारत में चीज़ें कैसे एकीकृत हुई थी, उसके बारे में एक टॉपिक आया है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पटेल को पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हरित क्रांति से प्रश्न आपका आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि 1947 के बाद भी, मॉडर्न हिस्ट्री में 1947 के बाद भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हरित क्रांति को पढ़ लेना। यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा है इस बार कि भाई भारत जो था पहले खाद्य खरीदता था और उसके बाद अब खाद्य को बाहर भेज रहा है, यानी कि वो एक
इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया, कैसे हुआ, यानी कि 1967 में जो आपकी हरित क्रांति हुई है उसके बारे में पूछ रहा है। पिछले साल जो हरित क्रांति के जनक थे भारत में, उनकी मौत हुई थी, ठीक है। तो इस कारण से भी हरित क्रांति इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इमरजेंसी क्यों इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा इमरजेंसी से कि इमरजेंसी क्या थी क्या नहीं थी, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन इमरजेंसी से या तो यहाँ हो सकता है या फिर पॉलिटी में भी इमरजेंसी से पूछा जा सकता है। इस बार लगातार दूसरी फिल्म जो है कंगना रनौत ने इमरजेंसी के ऊपर बना दिया। इमरजेंसी के ऊपर बहुत बात हुई थी, काले दिवस के रूप में बीजेपी उसको बना रही थी, बहुत ज़्यादा अखबारों में ये छाया हुआ था। तो इमरजेंसी से प्रश्न आपके आ सकते हैं। 1971 का जो हुआ था भारत और पाकिस्तान की लड़ाई थी, उसके बारे में थोड़ा सा आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश वाला मुद्दा भी हाईलाइटेड है, तो मे भी वहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो 4-5 टॉपिक हैं, इन्हीं को पढ़ लोगे, इसके अलावा बाहर भागने की जरूरत नहीं है। समाज से, सोसाइटी से कौन से प्रश्न आ सकते हैं, समाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, इन क्वेश्चंस को हर कोई बंदा अटेम्प्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्वेश्चन का मतलब है कि मान लो बेरोजगारी क्या है, ठीक, या बेरोजगारी का क्या असर पड़ता है। अब कोई भी लिख देगा बेरोजगारी क्या है। अगर कोई नुक्कड़ में बैठा है, ऐसी चाय के ठेले में बैठा है, जैसे लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बैठे हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ बोल देंगे बेरोजगारी के बारे में। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि उसके आंसर में फैक्ट हो। अगर आपके आंसर में फैक्ट्स नहीं है तो फिर आपका आंसर जीरो है। कई सारे बच्चों को जो है 2 नंबर 5 नंबर मिलते हैं 10-10 12-12 नंबर के क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि वो लोग फैक्ट नहीं लिखते हैं, वो लोग कोई रिसेंट रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। इस तरह की चीज़ें ना लिखने की वजह से बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो याद रखना, समाज में हवा हवाई आंसर मत लिखना, उसमें फैक्ट जरूर डालना। आगे देखते हैं। पहला है आत्महत्या की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। ये प्रश्न आपकी यूपीएससी ने पूछा है, यूपीपीसीएस ने पूछा, बीपीएससी ने पूछा, हर किसी ने अपनी अपनी तरीके से पूछ लिया है। वर्तमान समय में आप जानते हैं कि कोटा में बहुत ज़्यादा आत्महत्याएं हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है भारत सरकार का डेटा था कि बच्चों के ऊपर बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, उसके से बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। इसके अलावा जो है युवाओं में भी आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हाल फिलहाल में एक बेंगलोर के इंजीनियर ने आत्महत्या की, तो उसके बाद बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, वो लोग इस पर रिसर्च भी कर रही हैं कि भाई जो आत्महत्याएं हैं वो क्यों बढ़ रही हैं। तनाव उसका एक कारण है, बहुत सारे कारण हैं। तो आत्महत्या की बढ़ती हुई प्रवृत्ति मेरे ख्याल में एक ऐसा टॉपिक है जो आ सकता है, आने की संभावना बनती है। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है आपके उसमें दिया गया है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट किस पे कितना पड़ता है, ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो नौकरी पेशा इंसान पर कैसे पड़ता है, बच्चों पर कैसे पड़ता है, ईटीसी ईटीसी। बट मुझे लगता है ग्लोबलाइजेशन का महिलाओं पर असर पूछा जा सकता है, ठीक। इस बारे में प्रश्न का फ्रेमिंग अलग हो सकती है, प्रश्न की फ्रेमिंग हो सकता है थोड़ा अलग तरीके से की गई हो, बट ये भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम, इंडिया में इस टाइम पे अर्बनाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम है। इंडिया की ये कंडीशन है कि इंडिया को कम से कम 25 से 30 नए शहर चाहिए। क्यों, क्योंकि जो पुराने शहर हैं, दिल्ली विल्ली, ठीक है, दिल्ली विल्ली जितने भी शहर हैं सारे के सारे शहर भर चुके हैं, मुंबई भर चुकी है, जगह जगह झुग्गियां बन रही है, और उसकी वजह से अपने अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इस कारण से जो शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन को अच्छे से पढ़ के जाना। या तो अर्बनाइजेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भारत में अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है तो उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। या पिछली बार 2-3 बार से यूपीएससी ने भी पूछा, अलग अलग राज्यों ने पूछा कि जब अर्बनाइजेशन हो जाता है तो वहां पर शहरी बाढ़ आ रही है, तो शहरी बाढ़ जो है यानी कि जो आपका अर्बन फ्लड है, अर्बन फ्लड कैसे हमारे विकास में एक बाधा है, या अर्बन फ्लड का क्या सॉल्यूशन है, उसके बारे में लिखिए। तो या तो अर्बन फ्लड आ सकता है, या फिर बेरोजगारी गरीबी की समस्या शहरों में आ सकती है, या सीधे शहरीकरण पूछा जा सकता है कि अनियमित शहरीकरण को आप कैसे रोक सकते हैं, ईटीसी ईटीसी। तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको हम लोग डाल देंगे, ठीक है। बेरोजगारी और गरीबी से आपके डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। बेरोजगारी से वैसे प्रश्न बनेगा नहीं मुझे लगता है, बेरोजगारी का प्रश्न आपका, क्योंकि बेरोजगारी तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा है इंडिया में, बेरोजगारी किसी नहीं बन सकता। बट गरीबी से आपका प्रश्न बन सकता है। जैसे गरीबी से आपको करना क्या है, कोई भी प्रश्न पूछे, कैसी फ्रेमिंग हो प्रश्न की, आपको क्या करना है, पहले ये देख लेना गरीबी क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद गरीबी का डेटा देख लेना है कि भाई भारत में कितने % लोग गरीब हैं, ठीक। जो हंगर इंडेक्स आती है उसमें भारत कहाँ पे है, ईटीसी ईटीसी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, ठीक। उस पर क्या असर है उसका, ये सब चीज़ें देख लोगे तो आप कोई सा भी आंसर लिख लोगे। गरीबी से प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत आसान है। वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बन सकता है, यूनिफिकेशन ऑफ जो अपना इटली है वो बन सकता है, बहुत सारे आ सकते हैं, बिस्मार्क आ सकता है। इसके अलावा आपका वॉल्टियर वॉल्टियर से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रश्न आपका आने वाला है इस बार, जो आउट हो गया, जो मेरी तरफ से आउट है, वो प्रश्न क्या है, वो है वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यहां से आपका प्रश्न आ सकता है। वर्ल्ड वॉर में क्या प्रश्न बनेगा, कारण, सिंपल पूछेगा कि कारण क्या है, वर्ल्ड वॉर के कारण क्या थे। दूसरा बन सकता है क्या इसके इफेक्ट क्या थे, ठीक है।
इसके क्या इफेक्ट पड़े थे वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट पूछेगा। ये 2 चीजें पूछ सकता है, थोड़ा सा शब्दों को घुमा दे, बट ये वर्ल्ड वॉर वाला क्वेश्चन जो है आपका 110% आपका आने की संभावना बनती है। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको आप लोग लगा दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी से रटे रटाए प्रश्न है, वही 5-7 प्रश्न है, उन्हीं में से कोई 2-3 प्रश्न आपके आ सकते हैं। ज्योग्राफी से क्या आ सकता है, चक्रवात वाला प्रश्न, ये तो समझ लो कि आउट हो गया, ये प्रश्न मैंने आपको आउट कर दिया है। चक्रवात वाला प्रश्न आपका आना ही है, चक्रवात वाला प्रश्न आपका 110% है कि चक्रवात से आपका प्रश्न आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये पूछ सकता है, चक्रवातों के प्रकार पूछ सकता है, चक्रवात कैसे बनते हैं पूछ सकता है, चक्रवातों के नाम के बारे में पूछ सकता है कि चक्रवातों का नाम किस आधार पर रखा जाता है वो बताइए, चक्रवातों के नाम भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन सारे यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है और अलग अलग पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए। चक्रवात यानी कि साइक्लोन, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए साइक्लोन। अल नीनो, ला नीनो और समुद्री धाराएं, समुद्री धाराओं कैसे पैदा होती हैं, क्या उनका इंपैक्ट पड़ता है, ये पूछ सकता है। अब ऐसे कोई खास समुद्री धारा नहीं पूछ लेगा, बट इस तरह से पूछ सकता है आपसे। अल नीनो ला नीनो सदाबहार हैं, कभी भी कहीं भी पूछ लिए जाते हैं, कोई इनका वो नहीं है, ठीक है, कोई कभी पूछे जा सकते हैं। कम इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हम डालेंगे, ये डालेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी पूछा जा सकता है। सोलर एनर्जी की भारत में संभावना, आप जानते हैं जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका भारत अध्यक्ष बन चुका है, भारत और फ्रांस फिर से। मे भी यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ पूछेगा तो सही है, अदरवाइज फिर कहाँ पूछेगा, इकोनॉमी में भी पूछ सकता है, ठीक है, इकोनॉमी भी यहाँ से प्रश्न आ सकता है। कोयला का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड वाइड कोयले का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे प्रश्न आ सकते हैं। कोयला आप जानते हैं पिछले 2-3 साल से भारत में बहुत ही ज़्यादा उसमें रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। अभी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो हुआ था उसमें भी इसके बारे में बात हुई थी बहुत सारी, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना एक बार, कोयले का प्रोडक्शन क्या है, कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया में कोयला कितना इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, ईटीसी ईटीसी। दक्कन का पठार, ये प्रश्न पता नहीं प्रश्न कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन दक्कन का पठार जो है 2-3 एग्जाम्स में पूछा गया, तो मे भी इस बार कॉपी हो सकता है कि दक्कन का पठार पूछा जा सकता है कि दक्कन के पठार का भारत के लिए क्या महत्व है, दक्कन के पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ईटीसी ईटीसी। हिमालय, हिमालय को पढ़ लेना, हिमालय से क्या पूछ सकता है, हिमालय में ग्लेशियरों की स्थिति पूछ सकता है, हिमालय में जो आपकी ग्लेशियरों से संबंधित झीलें बन रही हैं उन झीलों के बारे में पूछ सकता है, अस्थायी प्रकार की झीलें बन रही हैं उनके बारे में पूछ सकता है। भूकंप कारण और प्रभाव, भूकंप बहुत इंपॉर्टेंट है, भूकंप के क्या क्या कारण होते हैं, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ईटीसी ईटीसी। 7 टॉपिक ज्योग्राफी के पढ़ लेना, इसमें से 3-4 तो फंसी जाने हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कुछ और भी आएंगे, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि 100% मैंने बताया जो वैसा ही पेपर बनेगा ना, ये भी हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, हम लोग केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं और कई बार अंदाजे सही भी होते हैं। तो ये मान के चलो अगर आपने इतना पढ़ दिया तो पहले वाले पेपर में 30 to 40% और मे बी 50% तक क्वेश्चन यहाँ से आपके हो सकते हैं। ठीक, तो ज़रूर इनको एक बार देख कर जाइएगा, अगर ये यूज़फुल लगता है वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेके आएंगे। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग का सभी का धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं।